अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का मजीद आगे 1, 2, 3 यानी कि 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। और हम जानेंगे कि ये किंगडम सिस्टम कैसे काम करती हैं, इनमें क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पर ये नाकाम होती हैं और कहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम एक अच्छे किंगडम सिस्टम के तौर पर आपके सामने आता है। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वैल्यूएबल लेक्चर्स आपको वक्त पर मिल सकें। तो हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जरा गो थ्रू करवा देता हूं। देखो भाई, ऐसा होगा कि हमारे पास जो किंगडम सिस्टम्स हैं ये बताते हैं कि किसी भी जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास एक निज़ाम था जो 2 किंगडम सिस्टम से शुरू हुआ, लेकिन इसमें कुछ खराबियां थी। उसको फिर तब्दील किया गया 3 किंगडम सिस्टम के साथ। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो 5 किंगडम सिस्टम पर हम इसको चले, जो कि एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में 3 डोमेन सिस्टम भी पढ़ना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि यहाँ पर क्या है और आपको क्या याद करना है। आप एक बात याद रखिएगा, मैं इस तरह से लिखता हूं कि इसमें बताई गई बातों को ही अगर आप याद कर लो तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसमें लॉन्ग भी होंगे, इसमें शॉर्ट भी होंगे और इसमें एमसीक्यूज भी होंगे। मैं बताऊंगा कैसे लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 2 किंगडम सिस्टम में 2 बड़े सिस्टम थे। इसका नाम था प्लांटी या प्लांटेई और एनिमेलिया। यानी दुनिया में जितने भी हमें लगता था प्लांट हैं उनको हमने इस किंगडम में रखा, मतलब इस ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। जबकि जितने भी एनिमल्स थे उनको हमने यहाँ पर रख दिया। ये सिंपल सी बात थी। जैसे यहाँ लिखता है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रीपेयर देयर ओन फूड। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौधे क्या होते हैं। तो इसको आपने लिखना है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं एंड आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम प्लांटी। अब आपके पास यहाँ पर 2 तारीफें हो गई। कोई सवाल पूछता है व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, तो आप कहेंगे वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं और इनको हम पौधे भी कहते हैं, इसलिए इनको हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रीपेयर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो ये तो आपके पास हेटरोट्रॉफ की डिफाइन बन गई। एंड आर क्लासिफाइड इनटू किंगडम एनिमेलिया। और हम इसको यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते थे उनको रख दिया गया एनिमल या एज अ एनिमल इन एनिमेलिया। अब ये दिखने में बहुत आसान है और समझने में भी बहुत आसान है भाई, प्लांट और एनिमल्स। लेकिन हमने देखा कि द सिस्टम वाज अनवर्केबल। सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मतलब 2 किंगडम सिस्टम में कुछ खराबियां थी। और वो खराबियां क्या थी ये भी बताता हूं। ये आपके पास एक क्वेश्चन भी बन गया है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, तो क्वेश्चन ठीक है। द सिस्टम वाज अनवर्केबल व्हाई, इस तरह भी ठीक है। मतलब सिस्टम की खराबी के बारे में यहां पर या लिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन पैदा होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आप लिख सकते हैं सिस्टम वाज अनवर्केबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये वजूहात हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोट्स। पहला रीजन ये है प्रोकैरियोट्स और एंड फंजाई वर इंक्लूडेड इन द प्लांटाई। यानी हमने प्रोकैरियोट और फंजाई को एक साथ रखा था। अब मसला ये था कि जो प्रोकैरियोट हैं वो बिल्कुल सादा जानदार हैं, इतने कि वो एक सेल पर मुश्तमिल हैं और उनमें न्यूक्लियस भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार उनसे मुख्तलिफ हैं। किन से? फंजाई से। वो क्या थे? वो भी प्लांट में डाले तो गए थे, लेकिन प्लांट और फंजाई में काफी डिफरेंस है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको भी। तो ये एक रीजन हुई। नंबर 2, यूनिसेलुलर यूग्लेना। अब ये आपके पास एक जानदार है जो यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है। इसके पास क्या खासियत है? वॉज प्लांट लाइक। ये प्लांट लाइक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसको प्लांट लाइक कहा। लेकिन एक बात और भी थी, एंड एनिमल लाइक। और ये जानवरों की तरह भी है। क्यों? क्योंकि जब नहीं होती है सूरज की रोशनी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता क्लोरोफिल की मदद से, बल्कि ये हेटरोट्रॉफिकली यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार तो करता नहीं है, तो दूसरों से हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। अब प्लांट के तौर पर रखें इसको कहाँ, या एनिमल के तौर पर, मतलब प्लांटी किंगडम प्लांटी में रखें या किंगडम एनिमेलिया में। थोड़ा सा इसके नीचे लिखा हुआ है कि
हेट्रोट्रॉफ भी है ये जानदार, और इसके साथ साथ ये क्लोरोफिल रखने की वजह से ऑटोट्रॉफ भी है। दोनों तरह की जिंदगी बसर करता है। तो सवाल फिर वही आता है कि इस तरह के जानदार को कहाँ रखें, प्लांटी में या एनिमेलिया में। नंबर 3, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स डिफरेंस, यानी हमें इन दोनों के ये जानदार प्रोकैरियोट विदाउट न्यूक्लियस है या यूकैरियोट या विद द न्यूक्लियस है, हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि दोनों ही किंगडम में कुछ प्रोकैरियोटिक भी जानदार थे और कुछ यूकैरियोटिक भी थे। तो काफी हद तक कंफ्यूजन पैदा हुई। तो आपके सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप बताओ कि सिस्टम में क्या खराबी थी, क्या लिमिटेशन थी, अनवर्केबल क्यों था। तो आपने 1 2 3 बातें लिख देनी है। डायग्राम मैंने बना दी है, अगर आप बना सकते तो बना लो, अदरवाइज इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ये समझाने के लिए था कि ये वो जानदार है जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, फिर चलते हैं इसके बाद आगे और हम पढ़ते हैं जब इसमें कमियां आई तो फिर इनको दुरुस्त कैसे किया गया। तो दुरुस्त किया गया एक किंगडम और बनाकर। 3 किंगडम सिस्टम में एक किंगडम और ऐड किया गया जो कि 2 किंगडम सिस्टम से हटकर था। अब इसमें क्या था, पहले तो इसके बारे में थोड़ा एमसीक्यूज हैं, ये मैंने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एमसीक्यू भी बन सकते हैं। 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने यह सिस्टम मुतारिफ किया। उसने कहा, ही सजेस्टेड थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, उसने तीसरा किंगडम डाला, यानी प्लांटी और एनिमेलिया को छोड़कर प्रोटिस्टा भी यहां पर आ गया। अब क्या था, अब यहां पर बात यह आ रही है कि उसने कहा प्रोकैरियोट्स वो जानदार जो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा। उसने इसको अलग सिस्टम दिया, मतलब एक चीज और दाखिल कर दी कि बैक्टीरिया और आर्किया जो यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, तो वो क्या है, न्यूक्लियस ना होने का मतलब है कि ये काफी पुराने हैं, ये बहुत कदीम से मुराद ये है कि वो पहले जानदार होंगे जिन्होंने कभी जन्म लिया होगा, लेकिन उनकी अभी भी नस्लें मौजूद हैं, उनको हम यहाँ रखते हैं। तो ये आपके पास प्रोकैरियोट्स को उसने प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन मसला यहाँ पर ये था कि फंजाई वर स्टिल इन द प्लांटेई, फंजाई प्लांट से मुशाबे भी है और नहीं भी, तो प्लांट को फंजाई से अलग रखना जरूरी था, लेकिन अभी भी इस सिस्टम के अंदर फंजाई को प्लांट से अलग नहीं किया गया। पोजीशन ऑफ फंजाई वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब सवाल ये पैदा है कि आखिर ऐसा क्या है कि फंजाई की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं है। तो जवाब इसका लेते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, अब आपने ये सवाल बना लेना है, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या है, यानी ये एक्चुअली इसका पार्ट भी है 3 किंगडम सिस्टम का, और अलहदा से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फंजाई की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं है। तो आपने जवाब देना है, फंजाई रिजेंबल प्लांट, प्लांट से मिलती है, सेल वॉल होती है इसके पास इसलिए, लेकिन मसला ये था कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है, इसलिए ये प्लांट से डिफरेंट भी है। बताता हूं भी मैं आपको। फंजाई आर हेटरोट्रॉफ, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है। तो इस तरह का मतलब ये हुआ कि फंजाई एनिमल से भी मिलती जुलती है। गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये एनिमल से मुख्तलिफ भी है। देखो दोबारा देखो, ये प्लांट से मिलती है लेकिन प्लांट से मुख्तलिफ भी है, ये एनिमल से मिलती है लेकिन मुख्तलिफ भी है। अभी मैंने सिर्फ इनका बताया है कि सिमिलर सिचुएशन क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इनमें इख्तलाफ कैसे आया। देखो भाई, एनिमल जैसी हेटरोट्रॉफ जरूर है, लेकिन एनिमल जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा, जैसे आप भी एक एनिमल हैं, वो अपनी ग़िज़ा मुंह के अंदर ले जाके खाते हैं। अगर मुंह के अंदर ले जाकर ग़िज़ा को खाया जाए तो इसे कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, अपनी ग़िज़ा को जिस्म में यानी मुंह के अंदर ले जाकर खाने वाले। लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ थे, जैसे कि ये सारी की सारी क्या है, फंगस है, फंजाई है, ठीक है, मशरूम इसकी एग्जांपल है। अब ये वहां उगती है जब गली सड़ी चीजें होती हैं, जहां पे ह्यूमस होता है, जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो होता है, डिकम्पोज होता है। ये खुद भी डिकम्पोजर है। तो ये क्या करती है, देखो क्या करती है, ये अपने जिस्म से कुछ निकालती है, जैसे हम कहते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम निकाल कर बाहर डाल देती है। जब वो बाहर डाल देती है तो जो बाहर पत्ते गिरे हुए होते हैं या डेड बॉडीज होती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो डिकम्पोज होने लगते हैं बाहर, और फिर उनको सादा हो, यानी डिकम्पोजिशन का मतलब है सादा हो जाना। जानदार जब सिंपल हो जाता है फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इसका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये वाली बात याद रखना। देखो हम क्या करते हैं, हम ग़िज़ा को अंदर लेके जाते हैं, फिर अंदर हार्मोन्स या एंजाइम्स की मदद से उनको सादा करते हैं और अंदर ही उसका इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं इंजेस्टिव। और ये क्या है, ये अपने जिस्म से बाहर निकालती है, ठीक है, अपनी समझ लें कि रतूबतों को, सिक्रीशंस को
हार्मोन्स को, खाद्य केमिकल्स को, और फिर बाहरी ही मटेरियल्स को सादा बनाती है और फिर उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करती है। तो ये मशरूम या फंजाई इस तरह की है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा भाई जानवर तो ऐसा नहीं करते। तो जानवरों से ये साथ होने के, हेटरोट्रॉफ होने के साथ साथ मुख्तलिफ भी है क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। और अब पहली वाली बात दोबारा देखो, प्लांट की तरह इसके पास सेल वॉल जरूर है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की। ये जो काइटिन है ये भी आपके पास बेटा एक एमसीक्यू है। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, आपने कहना है यस, ठीक है जी। और सेलुलोज से किसकी बनती है सेल वॉल? प्लांट की। तो प्लांट जैसी है क्योंकि सेल वॉल है, लेकिन प्लांट से मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी सेल वॉल में काइटिन है। एनिमल जैसी है क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ है, लेकिन एनिमल से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। तो अब ये आपके पास एक अच्छी तरीके से वाज़ेह तौर पे एक अहम सवाल बना दिया मैंने। अब ये सारी बातों से ये साबित हुआ कि थ्री किंगडम सिस्टम में भी कुछ खराबियां थी। तो फिर हमें एक और किंगडम सिस्टम पे जाना पड़ा जिसका नाम है फाइव किंगडम सिस्टम। अब फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि ये कैसा सिस्टम है। नाम से तो पता चल गया आपको कि इसके अंदर पांच किंगडम्स होंगे, वो भी होंगे जो पहले से हैं और अब कुछ नए भी आने वाले हैं, ताकि वो जानदार जिनकी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन सही तरह से नहीं हो पा रही है अब वो हो जाएगी। आओ इसको देखते हैं इसमें क्या लिखता है। इन 1937 अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन सजेस्टेड, उसने कहा कि कुछ बताया। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा आपके लिए एहतियात से काम लिया है। फाइव किंगडम सिस्टम में मैंने कुछ नंबरिंग दी है, जैसे वन, ये इसका पहला मरहला है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर नंबर टू, फिर उसके बाद आगे नंबर थ्री, ठीक है। इस तरीके से चलेगा ये सारा निज़ाम। पहले नंबर पर हम पढ़ रहे हैं पहली वाली बात, यानी फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ने जो ई चैटन था उसने कुछ थोड़ा सा कैटेगरीज को बढ़ाया। उसने कहा कि प्रोकैरियोटिक का वर्ड इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ये डिस्क्राइब कर सकता है बैक्टीरिया को, यानी जब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन का मतलब होगा या क्लासिफिकेशन की जाएगी तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोकैरियोटिक। और ये वो जानदार हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जो क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली अंदर मौजूद है। यूकैरियोटिक का वर्ड इस्तेमाल तब करेंगे डिस्क्राइब्स प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटाई, यानी ये वो, या प्लांट्स, ये वो तमाम जानदार जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उनके लिए हम यूकैरियोटिक का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टर्म अलग कर दी ताकि हम इसको बुनियाद बनाकर एक और किंगडम सिस्टम बनाएं जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिस्टम, यानी इसी के फाइव किंगडम सिस्टम में मजीद तब्दीली हुई जो कि नंबर टू पर आती है। आओ इसको देखते हैं। अब आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि नंबर टू पॉइंट पहले हमने पढ़ा था, नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट में हमने ई चैटन के बारे में पढ़ा था। नंबर टू में हम पढ़ेंगे एक और साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। इसने फाइव किंगडम सिस्टम की असल में बुनियाद रखी क्योंकि इसने वो तरीका बताया, समझाया जिसकी बुनियाद पर सारा काम होना है। तो देखो भाई, उसने फाइव किंगडम सिस्टम जो बनाया उसकी बेस थी तीन। नंबर वन यानी लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसने दी। नंबर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी इसने दी। और इसके अलावा एक बेस और बाद में आएगी जब इस क्लासिफिकेशन की मॉडिफिकेशन होगी, वो बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल यहां से चलो। अब वो क्या कहता है कि ये आपके पास अलग से क्वेश्चन बनेगा बेटा जी कि वो कौन सी बेसिस थी जो कि फाइव किंगडम सिस्टम की हैं, मतलब व्हाट आर द बेसिस टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन फाइव किंगडम सिस्टम। तो आपने कहना है कि सर पहला है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जानदारों को इस बुनियाद पर आपने रखना है कि उनके सेल्स कैसे हैं, वो यूनिसेलुलर हैं यानी एक सेल पर मुश्तमिल हैं या मल्टी सेलुलर हैं। आओ देखते हैं क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसे कि पहले नंबर पर प्रोकैरियोटिक, ऐसे जानदार जो बिल्कुल सादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक एक बेस है। नंबर टू यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये भी आपके पास एक बेस है। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनमें सेल्स की तादाद ज्यादा होती है। तो मैं यहां फिर कहूंगा कि प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया या आर्किया, ये मैंने थोड़ी डायग्राम बनाई हुई है, यहां पर आप इसको देख सकते हो। फिर उस पर अगली बात आती है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये जानदार मैंने शुरू में यूग्लिना आपको दिखाया था, वो ये है।
और फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक का मतलब होगा तमाम जो आप जिंदगी में देखते हो, जानवर, इंसान, पौधे, वो सारे के सारे आमतौर पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर कुछ लेवल्स रखे गए जिनकी बुनियाद पर तकसीम करना ज़्यादा बेहतर रहा, यानी इसकी बुनियाद आपको आगे चल के नजर आ जाएगी। फिर उसके बाद वो लिखता है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है जी। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है, ये आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं। और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं, ये भी आपका एक तरह का एमसीक्यू बन गया। इसके बाद वो लिखता है एमसीक्यू कैसे आ सकता है, कोई पूछे एमसीक्यू सर कैसे आएगा, तो वो कहेगा कि बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन ए प्रोकैरियोटिक, बी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, सी मल्टीसेलुलर, डी ऑल ऑफ दीज। इस तरह से बनाए जा सकते हैं, किसी तरह भी बनाएंगे, लेकिन जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे रहेगी। इसके बाद दूसरी बुनियाद या कह लो बेस आती है, जो यहां पर आपको मिलेगी मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की शक्ल में। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल सादा है, सेल पेचीदा है, सेल एक है, सेल कई है, ये। जबकि मॉड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जानदार ग़िज़ा कैसे हासिल करता है, खुद बनाता है, खुद नहीं बनाता है, किसी और से हासिल करता है, कैसे हासिल करता है, ये सब चीजें आपके पास मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में आती हैं। तो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स। तो प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन, ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एब्जॉर्ब से मुराद है कि बनाते नहीं है, ना ही किसी और, यानी इस तरह खाते जैसे हम खाते हैं। मैंने पहले बताया है भी आपको, मैंने आपको फंगस के लिए बताया था, बिल्कुल ये भी एक फंगस है। ये आपके पास जो फंगस है, ये एक मशरूम है, और ये आपके पास माइसीलियम है। माइसीलियम से मुराद ये है कि जो आपके ब्रेड पे लगती है, डबल रोटी को गौर से देखो, जो काली हो जाती है, तो वो आपको ऐसे खड़े हुए इसमें हाइफी या कह लो धागे नजर आएंगे। तो वो कैसा हुआ, उन्होंने पहले सिक्रीशंस डाली किसके ऊपर, डबल रोटी पे, पापे पे, ठीक है ना, पापे को रस्क बोलते हैं, या और फिर रोटी पे। तो फिर वहां जाकर वो ग़िज़ा क्या हुई, हजम होना शुरू हुई, मतलब बाहर ही सिंपल हो रही है। और फिर जब वो सादा हो जाएगी, जैसे हम अपने जिस्म में हाजिम बनाते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, ये इन्होंने बाहर ही कर लिया, बस उन्होंने अब उठा कर अपनी बॉडी में ले जाना है और उसका इस्तेमाल कर लेना है। तो ये आपके पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी ग़िज़ा लेना है। और आखिर में आता है इंजेस्शन। तो जितने भी जानदार आपने बेसिकली देखे हैं, चाहे वो इंसान हो, ठीक है ना, चार पांव पे चलने वाले हैं, बकरी, गधा, घोड़ा, खोता, सब कुछ जो है वो आपके पास मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसका इंजेस्शन है, यानी अपनी ग़िज़ा पहले जिस्म के अंदर लेके जाता है। अब आपको ये भी अलग से शॉर्ट याद कर लेना है, ये भी अलग से शॉर्ट याद कर लेना है। यानी कोई पूछता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जानदारों को ऑर्गेनाइज करो, तो आपने कहना है प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, और उनमें ये जानदार होते हैं। और अगर कोई पूछता है जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखो, तो कहना है 3 होते हैं, फोटोसिंथेटिक, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन। उनको कौन कौन करता है, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। तो इस तरीके से आपने ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लेना है। अब 5 किंगडम कौन कौन सी हैं, अब जो हमने सारा ये पढ़ा, मतलब 5 किस सिस्टम के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो वो कहता है आखिर अब बताओ कि फिर क्या हुआ आखिरकार, वो 5 किंगडम कौन सी हैं। भाई 2 तो थी, प्लांटेई और एनिमेलिया, फिर प्रोटिस्टा आई तो 3 किंगडम हो गई, अब 5 जो बनी है वो कौन कौन सी हैं। तो इनका एक का नाम है मोनेरा, दूसरे का नाम, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया रखे जाएंगे जिनके अंदर कोई भी यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर ये होंगे, ये आपने एहतियात से समझना है। और प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे। फिर उसके बाद प्लांटी, ये यूकैरियोटिक होंगे लेकिन मल्टीसेलुलर होंगे। और एनिमेलिया, ये भी यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। और ये फंजाई भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होगी, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव होगी। इसलिए क्यों, पहले तो फंजाई को प्लांटी के साथ रख दिया गया था, लेकिन अब फंजाई को अलग करके अपना ही उसको किंगडम दिया गया है, क्योंकि वो शुरू में मैंने सिखा दिया था आपको कि फंजाई प्लांट से मिलती भी है और नहीं भी, और एनिमल से मिलती है और नहीं भी। तो ये आपका सारा जो मसला था फंजाई का, वो भी दूर हो गया। और जो आपके पास जानदार मिक्स थे पहले, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो भी अलग अलग हो गए। और वो जानदार जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर थे, अब वो भी अलग अलग कर दिए गए। भाई अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग करने की वजह सिंपल सी है कि जितना हम अच्छे तरीके से जानदारों को डिवाइड कर देंगे, उनका पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो आखिर में थोड़ी सी बात और भी लिखी है नंबर 3 पर।
नंबर 3 पे लिखा है इन 1988 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलस एंड शिवार्ड्स। ये आपके पास दो साइंटिस्ट थे, मार्गुलस और शिवार्ड। उन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया गया उसको मॉडिफाई किया, यानी उसमें थोड़ी तब्दीली पैदा कर दी। कुछ सर तब्दीली कौन सी पैदा कर दी? देखो भाई, पहले नंबर पर तो हमने कहा था इसकी दो बेसिस हैं। नंबर 1 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 2 जो हमने पढ़ी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसने कहा कि सिर्फ ये दो बेसिस या बुनियादें काफी नहीं हैं जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए, बल्कि हमें एक और बुनियाद की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा क्या? जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास जेनेटिक्स जो लिखा हुआ है, दे प्रोपोज थर्ड बेस फॉर अ 5 किंगडम सिस्टम दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो उसमें जेनेटिक्स क्या होती है? देखो, अगर जानदारों को बाजों का मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं कहूं कि मक्खी और चमगादड़ क्या एक जैसे हैं? तो आपने सर मक्खी भी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ता है, उसके भी पर हैं, उसके भी पर हैं, तो ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, बस साइज का फर्क है। लेकिन अगर हम इनकी जेनेटिक्स देखें तो वो बहुत ही मुख्तलिफ होगी। जो कि बैट है, चमगादड़ है, उसका ताल्लुक मैमल्स के साथ है, वो इंसानों जैसा है। ठीक है, उसके जिस्म के अंदर की खदोखाल देखे जाएं तो पता चलते हैं। उसके जो आपको बड़े बड़े पर नजर आते हैं वो बाजू, उसके अंदर वो सारी हड्डियां मौजूद हैं जो हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, ठीक है ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह। मतलब जो हमारी हड्डियों की अरेंजमेंट है बिल्कुल एग्जैक्ट बैट की, चमगादड़ की भी वही है। इसलिए उसको हम मैमल में रखते हैं, और दूसरे नंबर पर हम जो मक्खी है उसको हम किस में रखते हैं? इंसेक्ट में रखते हैं। इसी तरह सवाल पैदा होता है, क्या चमगादड़ या फिर कबूतर और मक्खी ये सब उड़ने वाले परिंदे हैं? तो पहला जवाब मैंने आपको दिया, बैट एक परिंदा नहीं है, दैट इट इज मैमल, यानी बैट इज मैमल। जबकि अगर हम कबूतर की और मक्खी के दरमियान गुफ्तगू करें तो फिर कबूतर जेनेटिकली मक्खी जैसा नहीं है। मक्खी से मुराद है उड़ने वाला जरूर है, लेकिन उसके अंदर के खदोखाल मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम उसको बर्ड में रखते हैं। ये मैं आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। तो मैंने आपको समझाया कि कुछ चीज़ें हमें सेम दिख सकती है, लेकिन उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट हो सकती है, तो वो जेनेटिक्स की बुनियाद के ऊपर भी फैसला लिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास तीसरा हिस्सा शामिल कर लो, तो आपके पास 5 किंगडम सिस्टम हो जाता है। अब जो मैंने 5 किंगडम सिस्टम आपको पढ़ाया है, जो शुरू हुआ था तकरीबन यहाँ से और होते होते यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक पहुँच गया है, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लेना है और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर काम खत्म करना है। अब इसमें एक चीज और भी दाखिल हो रही है, यानी कि 2, 3, 5 किंगडम्स तो बने, लेकिन फिर किंगडम्स, किंगडम कहा जाता था, किंगडम वो वाला क्लासिफिकेशन है या वो बड़ी ग्रुप का नाम है जिससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं होता। यानी शुरुआत ही यहाँ से होती थी कि जानदार या तो प्लांट में होगा, या एनिमल में होगा, या प्रोटिस्टा में होगा, या मोनेरा में होगा, यानी यहां से शुरुआत होती थी। लेकिन फिर एक क्या हुआ, एक और बंदा आया 1977, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। उसने एक, ठीक है ना, बायोलॉजिस्ट था कार्ल, इसका नाम बेशक वीज कर लो या वॉइस कर लो, जैसे आपको याद हो जाए स्पेलिंग। उसने टैक्सॉन ऐड किया, मदी एक ग्रुप ऐड कर दिया जो ग्रुप किंगडम से भी बड़े थे, और उनको उसने नाम दिया आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। सिंपल सिंपल सी बात याद रखो कि जो आपके पास ये है, ये किंगडम से बड़ा एक ग्रुप है जिसका नाम डोमेन है। तो आर्किया और बैक्टीरिया की डोमेन में जो जानदार आते हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। और यूकेरिया डोमेन में जो आते हैं उन्हें यूकेरियोट्स जानदार बोल सकते हैं। और यूकेरियोट्स मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि यूकेरियोट्स हो सकते हैं कैसे, वो फंजाई हो सकते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो प्रोटिस्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ज्यादातर जो जानदार हैं वो डोमेन यूकेरिया के अंदर ही मौजूद हैं। और फिर वो एक छोटी सी बात कहता है, वो कहता है कि क्लासिफिकेशन was based on the differences between the archaea एंड बैक्टीरिया। ये आपके पास एक एमसीक्यू के तौर पर लिया जा सकता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपने करना है। अब आप देखो, मैंने आपको जो समझाया, अगर हम इसको सम अप कर दें तो बस हमने ये सीखा है कि 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन का, फिर 3 किंगडम सिस्टम पढ़ा। फर्क सिर्फ ये था कि यहाँ प्लांटी और एनिमेलिया था, और यहाँ पर फिर आने लगा प्रोटिस्टा। लेकिन फिर भी फंजाई का मसला पड़ा रहा, और फिर हमने इसको दूर किया 5 किंगडम सिस्टम के अंदर, जिसमें हमने 5 किंगडम्स बनाई। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम को बनाने के लिए हमने मजीद इंफॉर्मेशन ली, जो कि किसने दी थी? डिफरेंट साइंटिस्ट ने। जैसे कि चैटन ने बताया था प्रोक्योटिक और यूक्योटिक का वर्ड आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, मतलब इन ग्रुप्स को कहाँ रखोगे। फिर उसके बाद
अमेरिकन साइंटिस्ट विटेकर ने इसको सारा फॉर्मुलेट किया, लेकिन दो बेसिस रखी, एक के लेवल्स ऑफ सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फिर इस सिस्टम में जो 5 किंगडम्स आई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया एक और साइंटिस्ट ने, जिसका नाम, यानी दो साइंटिस्ट थे, मार्गलस एंड शेवार्ड्स। और मार्गलस शेवार्ड्स ने एक और बेस ऐड कर दी, तीसरी बेस, यानी कि 1, 2 और थर्ड बेस जेनेटिक्स ऐड कर दी, और बाकी सारा सिस्टम वैसे का वैसा रहने दिया। यहाँ मैंने लिख दिया है वाइल रेस्ट रिमेन सेम, का मतलब ये होगा कि जो 5 किंगडम थी उन्हें 5 ही रखा। जैसे पहले 2 से 3 हो गई, 3 से 5 हो गई, तो उसने 5 से 6 नहीं की, उन्होंने 5 किंगडम ही रहने दिए। फिर आखिर में बात ये आई कि किंगडम से भी बड़ा एक और ग्रुप हो सकता है, जिसको डोमेन कहेंगे। ये आपके पास एक वॉइस और टेक्स, ठीक है ना, ने ऐड किया टैक्सॉन। टैक्सॉन मतलब बड़ा ग्रुप, और उस ग्रुप में 3 किस्म के नाम थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स को आर्किया और बैक्टीरिया में रखा गया, जबकि यूकेरियोट के अंदर मजीद सारे यूकेरियोट्स आ गए, और वो यूकेरियोट्स तमाम जानदार तकरीबन जो आप देखते हो वो होते हैं। तो मेरा ख्याल से अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कोई बात अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको आंसर कर दूंगा, और आपकी जो सजेशंस हो वो ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, ताकि हमारा और आपका ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे, और जो किसी किस्म के मसाइल परेशानी है वो आप ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं उसको एड्रेस कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।